अरे, ये तो इंसानों का जादुई डिब्बा है। इसमें तो अभी भी बत्ती जल रही है। आज तो लॉटरी लग गई। कालू फोन को घसीटकर अपनी गुफा में ले आया। उसने गलती से स्क्रीन पर पैर रखा और एक वीडियो चल पड़ा। उसमें खतरनाक बाज की जोरदार आवाज थी, ची ची। बाप रे, क्या डरावनी आवाज है। रुको, अगर मैं इससे डरा तो जंगल के बाकी पक्षी तो इससे डरकर भाग जाएंगे। अब इस नकली बाज से मैं पूरे जंगल पर राज करूंगा। अगली सुबह जंगल के सभी पक्षी अनाज चुगने मैदान में आए थे। सब बहुत खुश थे क्योंकि आज दाना बहुत ज्यादा था। कालू कौवा पास ही एक घनी झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था, हाथ में फोन लिए। वाह, आज तो किसान ने ताजा बाजरा डाला है, पेट भर कर खाऊंगा। हाँ बंटी भाई, जल्दी जल्दी खा लीजिए, इससे पहले कि धूप तेज हो, हमें घर लौटना है। तभी झाड़ी के पीछे छिपे कालू ने शैतानी मुस्कान के साथ फोन का वॉल्यूम फुल किया और बाज की आवाज वाला वीडियो प्ले कर दिया। अरे ये क्या, भागो, बाज आ गया, वो हमें मार डालेगा। बाप रे, ये आवाज तो कानों के पर्दे फाड़ देगी। लेकिन बाज है कहाँ? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बंटी, सवाल मत पूछो, जान बचाओ। ये खूनी बाज है, ये दिखता बाद में है, हमला पहले करता है। उड़ो जल्दी। हाय रब्बा, मेरे बच्चे घोंसले में अकेले हैं, मैं जा रही हूँ। बचाओ, भागो, बाज आया। देखते ही देखते वहाँ भगदड़ मच गई। पक्षियों ने अपना आधा खाया हुआ खाना वहीं छोड़ दिया और आसमान की तरफ उड़ गए। कुछ ही पलों में हरा भरा मैदान एकदम खाली और वीरान हो गया। झाड़ी के पीछे कालू अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। बेवकूफ कहीं के, सरासी आवाज सुनी नहीं कि दुम दबाकर भाग खड़े हुए। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलीलियों के दाम। शाम हो गई थी। रानो और उसके बच्चे भूखे बैठे थे। उन्हें आज एक भी दाना नहीं मिला था क्योंकि बाज के डर से कोई बाहर नहीं गया। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमें खाना कब मिलेगा? धैर्य रखिए बच्चों, बाहर वो खूनी बाज घूम रहा है, जान रही तो खाना कल मिल जाएगा। भूख से परेशान होकर सभी पक्षी बरगद के पेड़ पर जमा हुए। सब डरे हुए थे। भाइयों, ये कैसा बाज है? उसकी आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। वो किसी भूत की तरह है। यही बात मुझे भी खटक रही है बंटी भाई। शिकार करने वाला पक्षी चुपचाप आता है, इतना शोर नहीं मचाता। दाल में कुछ काला जरूर है। दूसरी तरफ कालू कौवा पक्षियों का छोड़ा हुआ सारा अनाज अपनी गुफा में जमा कर चुका था। वो मजे से खा रहा था और फोन पर गाने सुन रहा था। वाह, क्या दिमाग लगाया है मैंने। बिना पंख हिलाए इतना खाना मिल गया। ये पक्षी कितने मूर्ख हैं, एक आवाज से डर गए। रानो को यकीन नहीं हो रहा था कि दिन में शिकार करने वाला बाज इतना शोर क्यों मचा रहा है। वो सलाह लेने के लिए जंगल के सबसे बुद्धिमान और बुजुर्ग उल्लू चाचा के पास गई। उल्लू चाचा, आप तो रात भर जागते हैं और सब कुछ देखते हैं। क्या आपने उस खूंखार बाज को अपनी आंखों से देखा है? वो पूरे जंगल को डरा रहा है। बेटी रानो, मैंने जंगल की हर परछाई देखी है, लेकिन सच कहूँ तो मैंने सिर्फ उस बाज की आवाज सुनी है, उसका शरीर नहीं देखा। और जंगल का नियम है, जो दिखाई न दे और सिर्फ शोर मचाए वो अक्सर छलावा होता है। धन्यवाद चाचा, अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि दाल में कुछ काला है। अगले दिन रानो पानी पीने नदी पर गई। तभी फिर से चीं चीं की आवाज आई। रानो उड़ी नहीं बल्कि एक घने पत्तों वाले पेड़ के पीछे छिप गई और ध्यान से देखने लगी। आवाज उस झाड़ी के पीछे से आ रही है, लेकिन आसमान में तो कोई बाज नहीं है। मुझे पास जाकर देखना होगा। रानो दबे पांव झाड़ी के पास पहुंची। उसने देखा कि वहाँ कोई बाज नहीं बल्कि कालू कौवा बैठा है और उसके पास एक चमकती हुई कांच की ईंट रखी है जिससे आवाज आ रही है। तो ये कालू की चाल है। ये मशीन शोर मचा रही है और कालू मजे ले रहा है। इसने हमारे बच्चों को भूखा मारा है, इसे सबक सिखाना होगा। कालू की सच्चाई जानने के बाद
रानो सोच रही थी कि उस मशीन को कैसे हराया जाए। उड़ते उड़ते वो एक इंसानी घर की खिड़की पर बैठी। वहाँ उसने एक छोटे बच्चे को देखा। माँ, मेरा फोन पानी की बाल्टी में गिर गया। अब ये चल नहीं रहा, ये खराब हो गया। मैंने कहा था ना, फोन को पानी से दूर रखना। पानी पड़ते ही मशीन मर जाती है। ओह, तो ये उस शैतानी डिब्बे की कमजोरी है, पानी। शुक्रिया नन्हे दोस्त, अब मुझे पता है कि कालू के बाज को कैसे चुप कराना है। रानो को पता था कि वो कालू से लड़ नहीं सकती, लेकिन उसके पास अकल थी। वो तालाब पर गई और एक बड़े से कमल के पत्ते में ढेर सारा पानी भर लिया। सुना है इंसानों की मशीनें पानी से खराब हो जाती हैं। आज इस नकली बाज को मैं नहला दूंगी। कालू फिर से झाड़ी में फोन सेट करके पक्षियों को डराने के लिए तैयार था। पक्षी दाना चुगने आए ही थे कि कालू ने बटन दबाया। आवाज शुरू हुई। डरो, भागो डरपोको, सारा खाना मेरे लिए छोड़ जाओ। इससे पहले कि पक्षी भागते, रानो ठीक कालू के ऊपर आ गई। उसने अपने पंजों में पकड़ा हुआ पानी से भरा पत्ता सीधा उस जलते हुए फोन पर पलट दिया। छपाक, भिन भिन ज़र्र, फोन में से चिंगारी निकली। स्क्रीन बुझ गई और आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। नहीं, मेरा जादुई डिब्बा, ये क्या कर दिया रानो? आवाज बंद होते ही सारे पक्षी रुक गए। उन्होंने देखा कि झाड़ी में सिर्फ भीगा हुआ कालू और एक खराब मशीन पड़ी है। कालू को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तो ये तुम थे कालू? हमें लगा कोई राक्षस है। तुमने हमें भूखा रखा। शांत हो जाइए, कालू को सजा मिल गई है। उसकी नकली ताकत अब कबाड़ बन चुकी है। कालू भाई, याद रखना, दूसरों को डराकर हासिल की गई जीत कभी टिकती नहीं है। मुझे माफ कर दो, लालच ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठ और छल कपट का सहारा लेने वाले अंत में मुंह की खाते हैं। बुद्धि का सही इस्तेमाल ही असली ताकत। एक शाम जंगल के रास्ते से गुजरते समय एक इंसान का चालू मोबाइल फोन घास में गिर गया। कालू कौवा दाना ढूंढ रहा था। तभी उसे वहाँ से संगीत की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक चमकती हुई चौकोर चीज घास में पड़ी है। अरे, ये कैसी जादुई चीज है? इसमें से तो इंसानों के गाने बज रहे हैं और ये रंग बिरंगी रोशनी भी दे रहा है। अगर मैं इसे जंगल में ले जाऊं तो सबका मनोरंजन होगा और सब मेरी वाहवाही करेंगे। मैं तो जंगल का सबसे बड़ा हीरो बन जाऊंगा। कालू उस भारी फोन को खींचकर एक पुराने सूखे पेड़ के ठूंठ पर ले आया। अंधेरा हो रहा था, इसलिए फोन की स्क्रीन बहुत तेज चमक रही थी। जंगल के छोटे पक्षी उस रोशनी को देखकर वहां जमा होने लगे। कालू भैया, ये क्या है? ये तो जुगनू से भी ज्यादा चमक रहा है। इसमें तो तस्वीरें चल रही हैं। बंटी, ये इंसानों का जादू है। देखो और मजे करो। आज से हमें जल्दी सोने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी रात इसे देखेंगे। अगली सुबह सूरज निकल आया, लेकिन जंगल में अजीब सन्नाटा था। न कोई पक्षी चहचहा रहा था, न कोई दाना ढूंढने निकला था। रानो चिड़िया अपने बच्चों को जगा रही थी। बच्चों उठो, देखो सुबह हो गई है। इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। अजीब बात है, आज जंगल इतना शांत क्यों है? मुझे कोई चहचहाहट क्यों नहीं सुनाई दे रही है? कालू भैया की रोज वाली आवाज भी नहीं आ रही। माँ, कल रात कोई नहीं सोया। सब उस चमकती चीज के पास बैठे थे। मुझे भी वो देखना है। नहीं गुड़िया, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो चीज़ कुदरत के नियम तोड़ दे और हमें रात भर जागने पर मजबूर करे, वो हमारे लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। अच्छी नींद और सुबह का दाना सबसे ज़रूरी है। रानो उड़कर वहाँ पहुँची। उसने देखा कि कालू, बंटी और गौरी सब फ़ोन की स्क्रीन में खोए हुए हैं। उनकी आंखें लाल थी और वे थके हुए लग रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें स्क्रीन से नहीं हट रही थीं। कालू भैया, गौरी बहन, क्या आप लोग ठीक हो? देखिए, सुबह हो गई है। आप लोग दाना चुगने नहीं जाएंगे? मुझे लगता है कि आपके बच्चे भूख से रो रहे होंगे और उन्हें आपकी ज़रूरत है। उफ, रानो, कृपया आप हमें परेशान ना करें। हम एक बहुत ज़रूरी वीडियो देख रहे हैं। भूख प्यास तो लगती रहती है। ये जादू रोज़ नहीं मिलता।
जाइए यहाँ से। कालू का बेटा जग्गू घोंसले में अकेला और भूखा था। वो बार बार नीचे देख रहा था, लेकिन उसके माता पिता नहीं आए। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण गिर गया। पिताजी, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आप लोग कहाँ हो? क्या वो खिलौना मुझसे ज्यादा प्यारा है? जंगल के पेड़ फलों से लदे थे, लेकिन उन्हें खाने वाला कोई नहीं था। फल सड़कर जमीन पर गिर रहे थे। रानो अकेली वहाँ अनाज जमा कर रही थी। उसे जंगल के भविष्य की चिंता सता रही थी। ये जादुई डिब्बा हमारे जंगल को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इस लत के कारण पक्षी अपना जरूरी काम भूल गए हैं। वे अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हैं और रिश्तों की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो सब भूखे और बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। शाम हो गई थी। गोरी कवि को थोड़ी होश आई। उसे चक्कर आ रहे थे। उसने कालू के कंधे पर हाथ रखा। कालू जी, मेरी आंखें जल रही हैं और सिर घूम रहा है। जग्गू अकेला है। चलिए घर चलते हैं, अब और नहीं देखा जाता। गौरी, तुम जाओ अगर जाना है तो। अभी इसमें एक नया गाना बजने वाला है। मैं उसे सुने बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम कितनी बोरिंग हो। गोरी रोते हुए वहाँ से उड़ गई, लेकिन कालू वहीं जमा रहा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। पक्षियों के पास एक खास शक्ति होती है जिससे वे तूफान को पहले ही भांप लेते हैं। लेकिन कालू फोन की तेज आवाज के कारण बादलों की गड़गड़ाहट नहीं सुन पाया। बाकी पक्षी भाग गए, लेकिन कालू कान लगाए बैठा रहा। तेज आंधी शुरू हो गई। बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगीं। अचानक फोन की स्क्रीन पर एक लाल निशान आया और पुच की आवाज के साथ फोन बंद हो गया। बैटरी खत्म हो गई थी। अरे, ये क्या हुआ? बंद क्यों हो गया? चालू हो जाओ, मुझे वो गाना सुनना है। अभी नहीं, चालू हो जाओ। फोन बंद होते ही वहाँ घुप अंधेरा छा गया। अब कालू को सिर्फ आंधी की साय साय और बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे अपने घोंसले की तरफ से जग्गू की चीख सुनाई दी। बचाओ पिताजी, पेड़ गिर रहा है, बचाओ। ये तो जग्गू की आवाज है। हे भगवान, मैं इस काले डिब्बे के चक्कर में तूफान को देख ही नहीं पाया। कालू गिरते पड़ते अपने घोंसले तक पहुंचा। डाल टूट चुकी थी। गोरी और जग्गू एक पत्ते के नीचे दबे हुए कांप रहे थे। कालू ने जल्दी से पत्ता हटाया और उन्हें अपने पंखों में छुपा लिया। गौरी, जग्गू, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो। मैं उस झूठी रोशनी के पीछे भाग रहा था और यहाँ मेरे घर में असली अंधेरा हो गया था। मैंने तुम लोगों को बहुत दुख दिया। कालू जी, उस मशीन ने हमें अपनों से दूर कर दिया था और हमारे बीच दूरियां ला दी थी। शुक्र है कि आप समय पर अपनी होश में आ गए, वरना आज हम नहीं बचते। अगली सुबह मौसम साफ था। कालू कौवा उस मोबाइल फोन को अपनी चोंच से घसीटकर नदी के गहरे पानी में फेंक आया। उसने रानो और अपने परिवार से माफ़ी मांगी। रानो बहन, आप बिल्कुल सही थीं। अपनों के साथ बात करने में, उन्हें समय देने में और उनके साथ उड़ने में जो असली खुशी और संतोष है, वो किसी चमकती स्क्रीन में नहीं मिल सकता। आज से मेरा परिवार ही मेरी पूरी दुनिया है और मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। कालू भैया, मशीनें हमारा काम आसान ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन वे कभी भी परिवार का सच्चा प्यार, अपनों की गर्माहट और कुदरत की ताज़ी हवा नहीं दे सकती। मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और आप वापस सही रास्ते पर लौट आए। उस दिन के बाद जंगल में फिर से पक्षियों की असली चहचहाहट गूंजने लगी। उन्होंने समझ लिया था कि असली कनेक्शन अपनों से जुड़ने में है, स्क्रीन से जुड़ने में नहीं। सुंदरवन जंगल में आज उदासी छाई थी। रानो चिड़िया का बेटा कुकू कई दिनों से बीमार था। उसे जंगल के आम फलों से कोई ताकत नहीं मिल रही थी। रानो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को देख रही थी। उठो ना मेरे लाल, देखो सुबह हो गई है। तुम कुछ खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? माँ, मुझे भूख नहीं है।
मेरा शरीर बहुत कमज़ोर लग रहा है। घबराओ मत बेटा, मैं अभी उल्लू दादा के पास जाती हूँ। वो ज़रूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। रानो उड़ते हुए सीधे उल्लू दादा के पास पहुँची। उल्लू दादा जड़ी बूटियों के जानकार थे। उल्लू दादा, आप मेरी मदद कीजिए। मेरा कुकू बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। उस पर किसी दवा का असर नहीं हो रहा। रानो बेटी, मैंने उसकी हालत देखी है। उसे खून बढ़ाने वाला फल चाहिए। शहर के पास खेतों में एक लाल रंग का फल उगता है जिसे स्ट्रॉबेरी कहते हैं। अगर तुम वो उसे खिला सको तो उसमें जान आ सकती है। शहर तो बहुत दूर है दादा, मैं रोज़ वहाँ से फल कैसे लाऊंगी? मुश्किल तो है बेटी, लेकिन माँ की ममता के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए रानो ने लंबी उड़ान भरी और शहर के पास एक खेत में जा पहुंची। वहां उसे लाल लाल स्ट्रॉबेरी के पौधे दिखे। ये फल तो बहुत रसीला लग रहा है। अगर मैं इसका एक छोटा पौधा ही जड़ समेत ले जाऊं और जंगल में उगा लूं तो मेरे बेटे को रोज ताज़ा फल मिलेगा। रानो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक नन्हे पौधे को जड़ सहित उखाड़ा और अपनी चोंच में दबाकर जंगल की ओर चल दी। जंगल वापस आकर रानो ने अपने घोंसले के नीचे की जमीन को चोंच मार मार कर खोदा और उस पौधे को लगा दिया। तभी वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ गए। अरे गोरी, जरा देख तो, ये रानो अब किसान बन गई है। अरे पगली, ये जंगल की पथरीली जमीन है। यहाँ ये शहर का नाजुक पौधा नहीं उगेगा। सही कह रहे हैं आप कालू जी। रानो, तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। आप लोग मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन ये मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मैं हार नहीं मानूंगी। पौधे को पानी देने के लिए रानो नदी पर गई। वो अपनी चोंच में पानी भरती और बार बार उड़कर पौधे तक जाती। हरिया तोता उसे देख रहा था। रानो बहन, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम्हें पता है ना, कालू की नजर तुम्हारी मेहनत पर है। जानती हूँ हरिया भाई, पर अभी मुझे सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। जब फल आएंगे तब की तब देखी जाएगी। भगवान तुम्हारी मदद करे बहन, तुम सच में एक महान माँ हो। कुछ दिनों बाद जंगल में भयानक आंधी आई। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिप गए, लेकिन रानो अपने घोंसले में नहीं गई। वो उस नन्हे पौधे के पास आई और अपने पंखों से पकड़ लिया। हे भगवान, रानो पागल हो गई है क्या? इतनी तेज बारिश में वो नीचे क्यों बैठी है? बिंदिया, वो पागल नहीं, वो एक माँ है। अगर तेज बारिश की बूंदें उस नाजुक पौधे पर पड़ी तो वो टूट जाएगा, इसलिए वो खुद भीग रही है ताकि पौधा बचा रहे। कुछ हफ्तों बाद रानो की तपस्या सफल हुई। पौधे पर लाल लाल रसीली स्ट्रॉबेरी लटकने लगीं। उसकी खुशबू से कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ आ टपके। वाह, क्या खुशबू है। गोरी, देखा तुमने? मैंने कहा था ना, जब फल पक जाएंगे तब हम मजे करेंगे। बिल्कुल कालू जी। रानो तो वैसे भी अकेली है। आज रात हम ये सारे रसीले फल चुरा लेंगे। मुझे इन दोनों की नीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ करना होगा। रानो घबराई हुई उल्लू दादा के पास गई। दादा, फल आ गए हैं, लेकिन कालू और गोरी उसे चुराने की फिराक में हैं। मैं रात भर कैसे जागूंगी? चिंता मत करो रानो, बुद्धि बल से बड़ी होती है। तुम पौधे के चारों तरफ सूखी कांटेदार झाड़ियाँ लगा दो और उन पर जंगल की तीखी लाल मिर्च पीसकर छिड़क दो। चोर को सबक भी मिलेगा और फल भी बचेंगे। शाम होते ही रानो ने उल्लू दादा की बात मानी। उसने असली फलों को पत्तों के नीचे छुपा दिया और ऊपर कुछ ऐसे फल रखे जिनके पास उसने कांटे और मिर्च पाउडर बिछा दिया। हरियाली तोती ये देख रही थी। रानो बहन, क्या इससे कालू कौवा रुकेगा? हरियाली बहन, लालच बुरी बला होती है। वो बिना देखे झपटेगा और अपनी सज़ा खुद पाएगा। अब आप सब अपने घर जाइए, रात होने वाली है। आधी रात को जब सब सो रहे थे, कालू कौवा और गोरी कौवी दबे पांव पौधे के पास आए। अंधेरे में उन्हें लाल फल चमकते हुए दिखे। गोरी, तुम यहाँ पहरा दो, मैं सबसे बड़ा वाला फल तोड़ता हूँ। जैसे ही कालू ने लालच में आकर तेजी से मुंह मारा,
उसका मुंह कांटों से टकराया और मिर्च पाउडर उसकी सांसों में चला गया। काऊ काऊ, मेरी आंखों में जलन हो रही है। हाय, मैं मर गया। पानी पानी। कालू जी भागो, यहाँ तो रानू ने जाल बिछाया है। कालू की चीखें सुनकर सुबह सारे पक्षी जमा हो गए। कालू और गोरी की चोंच सूजी हुई थी और वे दूर पेड़ पर मुंह छिपाए बैठे थे। देखो चोरों का क्या हाल हुआ है। दूसरों की मेहनत चुराने का यही अंजाम होता है। रानो, तुमने अपनी समझदारी से न सिर्फ फल बचाए बल्कि इन दुष्टों को सबक भी सिखा दिया। मैंने ये सब सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया। मुझे किसी को चोट पहुंचाने का शौक नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत लुटने नहीं दे सकती थी। रानू ने सबसे रसीली और मीठी स्ट्रॉबेरी तोड़ी और अपने बेटे कुक्कू के पास ले गई। लो बेटा, इसे खाओ, इसमें बहुत ताकत है। कुक्कू ने जैसे ही फल खाया उसके चेहरे पर चमक आ गई। कुछ ही देर में वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तुम ठीक हो गए मेरे लाल, मेरी मेहनत सफल हो गई। जंगल के सभी पक्षी ये देखकर भावुक हो उठे और सब ने मिलकर रानो चिड़िया को एक महान और बुद्धिमान माँ कहकर सम्मान दिया, जिसने ममता, मेहनत और समझदारी से अपने बच्चे को नया जीवन दिया और लालचियों को सबक सिखाया। बर्फीली हवाओं ने जंगल को जमा दिया था। ये जंगल का कठोर नियम था, बड़ा छोटे को खाता है। एक तरफ चट्टान के नीचे काला नाग था, जिसे आसमान से भुल्ला चील देख रही थी, और उस चील पर झाड़ियों में छिपे टाइगर की नजर थी। मौत का एक घेरा बन चुका था। मेरा शरीर ठंड से पत्थर हो रहा है। अगर मुझे अभी कोई गर्म मांस नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मुझे छिपना होगा, वरना इस सफेद बर्फ पर मेरा काला शरीर किसी भी शिकारी को दूर से दिख जाएगा। वाह, आज किस्मत मेरे साथ है। नीचे देखिए, सफेद चादर पर वो काला सांप कैसे रेंग रहा है। उसे लग रहा है वो बच जाएगा। माफ कीजिएगा नाग देवता, लेकिन आज आप मेरा भोजन बनेंगे। जैसे ही भुल्ला चील ने सांप को पकड़ने के लिए आसमान से तेज गोता लगाया, झाड़ियों में हलचल हुई। मूर्ख पक्षी, तुम उस सांप को देख रहे हो और मैं तुम्हें आज मुझे उड़ने वाला और रेंगने वाला दोनों का मांस मिलेगा। अचानक सन्नाटा टूटा। भुल्ला चील बिजली की रफ्तार से सांप पर झपटी। अब तू नहीं बचेगा। ठीक उसी पल टाइगर ने झाड़ियों से एक लंबी छलांग लगाई। एक ही पल में तीनों टकराए। चील सांप को पकड़ने ही वाली थी कि टाइगर का पंजा उसके पंख के पास से गुजरा। चील घबरा गई और अपना रास्ता बदल लिया। सांप मौके का फायदा उठाकर तेजी से एक बिल में घुस गया। टाइगर धड़ाम से जमीन पर गिरा और चील बाल बाल बचकर वापस आसमान में उड़ गई। धत, शिकार हाथ आकर निकल गया। आप तो बहुत चालाक निकले शेर खान, लेकिन आज हम तीनों की किस्मत में भूख ही लिखी है। शिकार शिकारी का शिकार करने चला था, लेकिन ठंड और भूख ने तीनों को फिर से खाली हाथ कर दिया। जंगल की ये लड़ाई अभी शुरू हुई थी। रानो अपने 3 अंडों को अपने पंखों के नीचे छिपाए बैठी थी। उसे अपनी नहीं, अपने आने वाले बच्चों की चिंता थी। टुन्नू जी, मेरे पंख अब ठंडे पड़ रहे हैं। मैं इन अंडों को और कितनी देर तक गर्माहट दे पाऊंगी? ये बर्फी